वेलकम टू जीनियस आईएएस। एक नए कंसेप्ट के साथ हम फिर से आज ही रहे हैं और आज का जो हमारा कंसेप्ट है दैट इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट होता क्या है, उससे रिलेटेड कुछ टर्म समझेंगे जो आपको इकोनॉमिक सर्वे समझने में और बजट समझने में हेल्प करेंगी। ठीक है, इसको लेक्चर सीरीज को हम 3-4 लेक्चर्स में लेके आएंगे। तो आज वाला जो लेक्चर्स है इसमें हम सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म समझेंगे, इकोनॉमी समझेंगे, इकोनॉमिक्स समझेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स समझेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे क्या है। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम समझेंगे कि बजट क्या है। अभी 2022 का जनवरी चल रहा है और आज 30 जनवरी है और कल 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे रखा जाएगा पार्लियामेंट के अंदर, टेबल्ड किया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर। तो इकोनॉमिक सर्वे एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो जनरल पब्लिक को, आपकी और मेरी लाइफ को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है। ठीक है, सिमिलर वे में बजट। तो हम ये समझेंगे कि इस इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ऐसा क्या होता है जो आपकी और हमारी लाइफ को इम्पैक्ट डालता है, इस इकोनॉमिक सर्वे को कौन बनाता है, ये इकोनॉमिक सर्वे कहाँ पे टेबल्ड किया जाता है। तो वो इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी हम बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझेंगे, यानी बिल्कुल नॉर्मल पर्सन की लैंग्वेज में समझेंगे। ये इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ टॉपिक है। ठीक है, इकोनॉमिक्स वैसे ही थोड़ी सी टिपिकल होती है लेकिन इसको हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज हमारा मेन टॉपिक रहेगा इकोनॉमिक सर्वे और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो हम पहले देखेंगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे में सबसे पहले जो टर्म हम देखेंगे वो समझेंगे इकोनॉमी, कि ये इकोनॉमी क्या होता है। उसके बाद हम समझेंगे इकोनॉमिक्स क्या होता है और फिर 2 ब्रांच होती हैं इकोनॉमिक्स की, हम वो समझेंगे। देन उसके बाद हम आएंगे इकोनॉमिक सर्वे को समझने पे। तो इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी इज समथिंग दैट डील विद प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ समथिंग। कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन कैसे होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा और उसका कंजम्पशन कैसे होगा, क्या उसके डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है, क्या उसके कंजम्पशन का पैटर्न है, ये सब हमें समझाता है इकोनॉमी। ठीक है, और जो ब्रांच इसको स्टडी करती है, जो ब्रांच इकोनॉमी को स्टडी करती है उसको हम बोल देते हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ सोशल साइंस दैट स्टडी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब मैंने यहाँ पे 2 टर्म्स और इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, कि वो ब्रांच किसकी? सोशल साइंस की। तो सोशल साइंस क्या है? सोशल साइंस एक ऐसा साइंस है जो सोसाइटी की स्टडी करता है, सोसाइटी में क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे ज्योग्राफी एक सोशल साइंस है, हिस्ट्री एक सोशल साइंस है, पॉलिटी एक सोशल साइंस है। तो सिमिलर वे में इकोनॉमिक्स भी एक सोशल साइंस है। अब इकोनॉमिक्स डील करता है इकोनॉमी के साथ और इकोनॉमी डील करता है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन के साथ। ठीक है, अब किसका प्रोडक्शन, कंजम्पशन या डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं गुड्स के प्रोडक्शन की, कंजम्पशन की और डिस्ट्रीब्यूशन की। अब ये गुड्स क्या होते हैं? गुड्स होती हैं वो चीज़ें सारी की सारी, जैसे ये पेन है, ठीक है, ये जैकेट है, ये स्पेक्स है, ये स्क्रीन है, ये सारी की सारी हैं टेंजेबल थिंग्स, मतलब जिनको हम फील कर सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं। तो ये हो गए गुड्स। सर्विसेज, जैसे आप लोग ब्रॉडबैंड सर्विस यूज करते हो। फ़ोन एक टेंजेबल थिंग है लेकिन उसके अंदर एक इनटेंजेबल थिंग है जो कॉल करते हैं हम। ठीक है, वो इनटेंजेबल है। ये स्क्रीन के अंदर जो भी आपको कुछ दिख रहा है ये सब इनटेंजेबल है, ये सर्विस के अंदर आता है। तो सर्विस इज समथिंग दैट इज इनटेंजेबल। ठीक है, और गुड्स इज समथिंग दैट इज टेंजेबल। टेंजेबल मतलब जिसको हम फील कर सकते हैं, छू सकते हैं। इनटेंजेबल मतलब जिसको हम फील नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। ठीक है, तो इन सब गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन के साथ डील करती है इकोनॉमिक्स। ये साइंस की, सोशल साइंस की वो ब्रांच है। क्लियर? सो हमने 2 टर्म यहाँ पे समझी हैं, इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इकोनॉमी इज समथिंग दैट डील विद प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। और जो ब्रांच सोशल साइंस की इस इकोनॉमी को समझती है उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, ओके। नाउ अब हमने जब बात की है प्रोडक्शन के बारे में, तो कोई भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें सर्टेन चीजें चाहिए, कुछ बेसिक चीजें चाहिए, उसको हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है कि कोई भी चीज को अगर हमें प्रोड्यूस करना है,
बनाना है तो उसके लिए में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उन कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उनको हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 हैं टोटल। सबसे पहला लैंड, या आप बोल सकते हो नेचुरल रिसोर्सेज। लैंड या नेचुरल रिसोर्सेज पहला क्राइटेरिया है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो हमें चाहिए, ठीक है। देन क्या सिर्फ लैंड होने से और नेचुरल रिसोर्स होने से हम कोई चीज़ बना सकते हैं? नहीं बना सकते, कुछ और भी चाहिए। कुछ और क्या? लेबर चाहिए। जो भी कुछ हम बनाना चाह रहे हैं उसके लिए हमें लेबर की रिक्वायरमेंट होगी। अब वो लेबर कैसी भी हो सकती है, मतलब फिजिकल, मतलब पर्सन की फॉर्म में भी हो सकती है, मशीन की फॉर्म में भी हो सकती है, लेकिन लेबर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। तो लेबर जो है वो सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। पहला था लैंड या नेचुरल रिसोर्सेज और सेकंड हो गया लेबर। तीसरा क्या है? अब सिर्फ लैंड होने से और लेबर के होने से हम कोई चीज़ नहीं बना पाएंगे, हमें कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है, मशीनरी चाहिए, ठीक है, मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिसके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो कैपिटल जो हो गई वो हो गई तीसरी चीज़ जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, यानी प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए। अब ये 3 चीज़ें होने से भी प्रोडक्शन नहीं होगा, हमें वो इंटरप्राइज चाहिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, कोई एंटरप्रेन्योर चाहिए, कोई बिजनेसमैन चाहिए जो इन सबको यूज करके किसी न किसी चीज़ को बनाएगा, ठीक है। तो चौथा हो गया इंटरप्राइज, या हम बोल सकते हैं एंटरप्रेन्योर इज द फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो हमारे पास प्रोडक्शन के बेसिकली 4 फैक्टर हैं, ठीक है। और जब हम इन 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात की है, लैंड की, लेबर की, कैपिटल की और एंटरप्राइज की, तो लेबर में जब हम लेबर की बात करते हैं तो हम एक और टर्म की बात करते हैं, वेप। अब ये वेप क्या होता है? वेप होता है वर्किंग एज पॉपुलेशन। इस लेबर के अंदर वर्किंग एज पॉपुलेशन कितनी है? मतलब ऐसे कितनी पॉपुलेशन है जो काम कर सकती है। अब छोटे बच्चे जो है वो काम नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। जो 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, वो बच्चे काम नहीं कर सकते। और जो बूढ़े लोग हैं जो 60-70 साल के, 80 साल के, 90 साल के, वो भी बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। तो इकोनॉमिस्ट ने इस वेप टर्म को डिफाइन कर रखा है कि वर्किंग एज पॉपुलेशन वेप मानते हैं पर्सन फ्रॉम 15 to 64, कि ये वो पर्सन होते हैं जो वर्किंग एज पॉपुलेशन के अंदर आते हैं। तो ये हमारा लेबर जो है ये वर्किंग एज पॉपुलेशन से मिलके बना होता है, जो पर्सन होते हैं 15 से 64 साल तक के। ये भी अपने आप में एक कंसेप्ट है कि वेप क्या होता है, वर्किंग एज पॉपुलेशन इसकी फुल फॉर्म, और कहां से कहां तक वेप होती है, ठीक है। तो अब हमने बात कर ली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस की। हम इनकी बात कर क्यों रहे हैं? हमें तो पढ़ना इकोनॉमिक सर्वे है, क्योंकि ये टर्म्स जो है सारी की सारी हम इकोनॉमिक सर्वे को समझने में और उसकी जो टर्म्स हैं उनको समझने के लिए ये सारी की सारी टर्म्स की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आगे जब जैसे जैसे हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे इंडिया का और उसको समझेंगे तो ये सारी टर्म वहाँ पे बार बार आएंगी। तो मैं पहले आपको वो सारी टर्म्स समझा रहा हूँ, ठीक है। नाउ अब हम समझेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हमने समझ लिया। इकोनॉमिक्स सोशल साइंस की वो ब्रांच है जो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन से डील करती है। अब इकोनॉमिक्स की भी 2 ब्रांचेज हैं। पहली है माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो का मतलब स्मॉल, और दूसरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो का मतलब लार्ज। तो छोटे स्केल पे इकोनॉमी को समझना है, और जब मैं बोल रहा हूं इकोनॉमी को समझना है दैट मीन्स प्रोडक्शन को समझना है, डिस्ट्रीब्यूशन को समझना है, कंजम्पशन को समझना है। तो जब छोटे स्केल पे इकोनॉमी को समझना है तो वो समझाएगी माइक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच जो छोटे लेवल पे बात करती है, स्मॉल लेवल पे बात करती है, लाइक किसी इंडिविजुअल के बारे में बात करती है, किसी हाउस होल्ड के बारे में बात करती है, किसी एक फर्म के बारे में बात करती है। तो वो हो गई इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच जो छोटे लेवल पे बात कर रही है, उसको हम बोल देंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर वही इकोनॉमिक्स को हमें या इकोनॉमी को हमें नेशनल लेवल पे समझना है, गवर्नमेंट के लेवल पे समझना है, वर्ल्ड के लेवल पे समझना है, लार्ज लेवल पे समझना है, तो वो हमें समझाएगी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर जस्ट 2 डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमी समझाने में हमें हेल्प करेंगी। और इकोनॉमी क्या है? अगेन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, जो इन सब के साथ डील करती है वो इकोनॉमी है।
और इकोनॉमी को समझाती है इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स की दो ब्रांच है, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो जो छोटे लेवल पे समझाएगी इकोनॉमिक्स को, और मैक्रो जो बड़े लेवल पे इकोनॉमिक्स को समझाएगी। क्लियर? सो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे क्या है। इकोनॉमिक सर्वे कुछ नहीं है, एक डॉक्यूमेंट है। पहले तो ये समझो कि इकोनॉमिक सर्वे क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट के अंदर होता क्या है और ये डॉक्यूमेंट कौन पब्लिश करता है, ये अभी हमें समझना है। सो एनुअल सर्वे इज ए फ्लैगशिप एनुअल डॉक्यूमेंट। एनुअल मतलब ये हर साल आएगा, ईयर बेस पे आएगा, ईयरली डॉक्यूमेंट है। किसका? फाइनेंस मिनिस्ट्री का। अब ये फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या होती है? जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उस सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग अलग मिनिस्ट्री होती हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री इंडिया की फाइनेंशियल कंडीशंस को, फाइनेंशियल सिचुएशन को समझती है और उससे रिलेटेड पॉलिसी बनाती है। एजुकेशन मिनिस्ट्री इंडिया की एजुकेशन को समझती है, उससे रिलेटेड पॉलिसीज बनाती है। ठीक है। हेल्थ मिनिस्ट्री इंडिया की हेल्थ सिचुएशन को समझती है। ऐसे अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, तो उनमें से एक मिनिस्ट्री का नाम है फाइनेंस मिनिस्ट्री। और ये फाइनेंस मिनिस्ट्री हर साल एक डॉक्यूमेंट पेश करती है, उस डॉक्यूमेंट का नाम है इकोनॉमिक सर्वे। अब क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री एक ही डॉक्यूमेंट पेश करती है? नहीं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट पेश करती होगी, लेकिन उनमें से एक डॉक्यूमेंट का नाम होता है इकोनॉमिक सर्वे। आप ये बोल सकते हो। ठीक है। ये करता क्या है? इस इकोनॉमिक सर्वे में होता क्या है? उस डॉक्यूमेंट में क्या होता है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दिया है? तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर होता क्या है? इट रिव्यू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया over the past financial year by giving detailed statistical data of all the sectors, industrial, agriculture, manufacturing among other। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट कर दी हैं कि ये इकोनॉमिक सर्वे में क्या होता है। पहली चीज़ तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बताता है इंडिया की। इकोनॉमिक सर्वे इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बताता है कि इंडिया में कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, मतलब इंडिया में कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कितना कंजम्पशन हुआ है, ये सब का डाटा बताता है इकोनॉमिक सर्वे। कब का डाटा बताता है? पास्ट फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर का, जो पिछला फाइनेंशियल ईयर गया है उसका डाटा बताता है। क्योंकि ये हर साल आता है, तो जिस साल आएगा उससे पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर का डाटा बताएगा। अब ये फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर होता है इंडिया में 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च किसी भी ईयर का। जैसे अगर इसमें मैं 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक बोल दूं, तो ये एक फाइनेंशियल ईयर हो गया। इस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और जितना भी कंजम्पशन हुआ है, जितने भी सेक्टर्स में, कौन कौन से सेक्टर? सेक्टर लाइक हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ठीक है, एग्रीकल्चर, इन सब में जितना प्रोडक्शन हुआ, जितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जितना कंजम्पशन हुआ, उनका सबका डाटा एक डॉक्यूमेंट के अंदर पेश करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, उसको हम बोल देते हैं इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। क्लियर? अब ये तो हमने समझ लिया कि ये इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। ठीक है। अब बिसाइड इट एनालाइज द होल मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ द कंट्री इन द पास्ट ईयर एंड प्रोवाइड आउटलाइन फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब जो इकोनॉमिक सर्वे होता है ये 2 वॉल्यूम में आता है। वॉल्यूम 1 में क्या आएगा? वॉल्यूम 1 में पिछले फाइनेंशियल ईयर में जितना भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में, किसी भी सेक्टर के अंदर, सेक्टर मैं आपको दोबारा बता देता हूं, सेक्टर हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, फाइनेंस, इंडस्ट्री, ये सब अलग अलग सेक्टर्स बोलते हैं, एग्रीकल्चर, ये सब सेक्टर्स हैं। तो इन सेक्टर्स में कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है पिछले साल इंडिया में, वो आएगा वॉल्यूम 1 के अंदर। ठीक है। डाटा के टर्म में पेश किया जाता है उसको, स्टैटिकल, ये हमने पढ़ा ना, स्टैटिकल डाटा होता है उसके अंदर। कि कितना ग्रोथ हुआ, न्यूमेरिकल टर्म में मेंशन होता है सारा का सारा, कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना कंजम्पशन हुआ, कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, सब न्यूमेरिकल टर्म में होता है, नंबर्स की टर्म में, डाटा की फॉर्म में। ठीक है, वो आएगा वॉल्यूम 1 में। वॉल्यूम 2 में क्या आएगा? आउटलाइन फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, कि
अगला जो फाइनेंशियल ईयर आएगा हमारा, यानी जैसे अगर एक फाइनेंशियल ईयर मैंने ये ले लिया 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। तो इस साल के लिए आउटलाइन देगा। आउटलाइन का मतलब है सजेशंस देगा कि अगले साल अलग अलग सेक्टर्स में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए ताकि इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है कि प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा से ज्यादा हो और कंजम्पशन ज्यादा से ज्यादा हो। ये होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिंपल वे में। तो नेक्स्ट ईयर के लिए सजेशन देता है इकोनॉमिक सर्वे और पिछले साल के डाटा में बताता है कि क्या हुआ। तो ये 2 वॉल्यूम में इकोनॉमिक सर्वे आता है। क्लियर? तो ये हमने सारा का सारा समझा कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है और कौन इसको देता है। एक्चुअल में डिटेल्ड और समझेंगे और डिटेल में जाके कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी इसको कौन देता है। ठीक है, तो और डिटेल में चलते हैं फाइनेंस सर्वे के। हमने ये पढ़ लिया कि 2 वॉल्यूम में आएगा ये, और पहली वॉल्यूम के अंदर प्लानिंग होगी, पहली वॉल्यूम के अंदर जो है वो पिछले साल में क्या क्या हुआ वो होगा, और सेकंड वॉल्यूम के अंदर नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग होगी। ठीक है, नाउ व्हेन वाज द फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड। अब ये देख लेते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे जो इंडिया का था उसकी थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं उसको कि वो पहली बार कब बना था। सो एज वी ऑल नो इंडिया गोट इंडिपेंडेंस इन 1947। तो उसके बाद इंडिया में गवर्नमेंट बनी और गवर्नमेंट बनने के बाद उस गवर्नमेंट ने पहली बार 1950 या 51 में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। और पहले ये इकोनॉमिक सर्वे बजट के साथ ही पेश होता था। तो अब मैं थोड़ा सा आपको एक बार ये समझा दूं रुक के कि मैंने आपको ये तो बता दिया कि इकोनॉमिक सर्वे की 2 वॉल्यूम होती हैं। एक वॉल्यूम के अंदर तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ वो आएगा, और दूसरे वॉल्यूम के अंदर अगले साल का सजेशन आएगा। तो दूसरे वॉल्यूम के अंदर जो सजेशन आता है नेक्स्ट ईयर में क्या क्या करना है, उस सजेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है अलग अलग। ठीक है, कि इस सेक्टर में हम इतना खर्च करेंगे, हेल्थ पे इतना स्पेंड करेंगे, एजुकेशन पे इतना स्पेंड करेंगे। तो सारी स्पेंडिंग का पूरा डाटा बनाती है गवर्नमेंट और उसी को हम बोलते हैं बजट। तो इकोनॉमिक सर्वे का जो सेकंड वॉल्यूम का इंप्लीमेंटेशन करना है ना, नेक्स्ट ईयर का जो आउटलाइन है उसका रियलिटी में कैसे होगी वो सारी चीजें वो बजट में लिखी होती हैं। ठीक है, ये और बजट को और डिटेल में हम समझेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझो, इकोनॉमिक सर्वे जो सजेशंस देता है वो पूरा करने के लिए जो प्लानिंग होती है वो लिखी होती है बजट के अंदर विद डेटा कि इतना हम यहां खर्च करेंगे, इतना यहां खर्च करेंगे, इतना यहां खर्च करेंगे और कहां से वापस कमाएंगे वापस, क्योंकि गवर्नमेंट रन भी तो करना है, उसको रन करने के लिए एक्सपेंडिचर भी तो चाहिए। ठीक है, खर्चा भी तो लगेगा कि इंडियन गवर्नमेंट हेल्थ पे इतना खर्च करेगी, इस पे इतना खर्च करेगी, इतने इस पे इतना, इन सेक्टर पे इतना इतना खर्च करेगी और कहां कहां से उस पैसे को कमाएगी और कहां कहां खर्च करेगी, वो सारा ब्यौरा दिया होता है बजट के अंदर। ठीक है, ओके। नाउ तो 1964 तक तो ये जो यूनियन जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे था ये बजट के साथ ही पेश होता था, दोनों एक ही दिन दोनों डॉक्यूमेंट पेश होते थे। लेकिन 1964 के बाद इसको अलग कर दिया गया। अब इकोनॉमिक सर्वे पहले आता है और बजट जो है वो बाद में आता है। पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश होता है और फिर बजट पेश होता है। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। हु प्रिपेयर द इकोनॉमिक सर्वे? हमने देखा कि इकोनॉमिक सर्वे को तो फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी कौन बनाता है? अब फाइनेंस मिनिस्ट्री के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उनमें से एक डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। अब एक डिपार्टमेंट हो गया डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। अब इस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के भी अलग अलग डिविजन्स होंगे, उनमें से एक डिवीजन होता है इकोनॉमिक डिवीजन। इस इकोनॉमिक डिवीजन को हेड करता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। इकोनॉमिक डिवीजन को जो हेड करेगा वो करेगा चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, और ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की ही देखरेख में ये सारा इकोनॉमिक सर्वे तैयार होता है, दोनों के दोनों वॉल्यूम, कि पिछले साल क्या हुआ हमारी इकोनॉमी में, कैसे डेवलप किया हमने, और नेक्स्ट ईयर की क्या प्लानिंग है, हम कैसे डेवलप करेंगे। ठीक है, अब आफ्टर रिसीविंग इनपुट फ्रॉम द सीनियर ऑफिसर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनल वर्जन
ऑफ इकोनॉमिक सर्वे इज स्क्रूटनाइज। स्क्रूटनाइज का मतलब होता है उसकी छटनी करना कि क्या उसके अंदर डालना है क्या नहीं डालना। बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी, तो उसकी स्क्रूटनी करता है फाइनेंस सेक्रेटरी, ठीक है। फाइनेंस सेक्रेटरी उसको स्क्रूटनाइज करेगा, ये निकालेगा कि क्या क्या हमें चीजें उसमें चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए, ठीक है। एंड द फाइनल अप्रूव्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री, और जो यूनियन मिनिस्टर है वो उसको फाइनल अप्रूव करता है कि ये चीजें हम डालेंगे इस साल के इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, ठीक है। तो एक तरह से अगर आप इसको लॉजिकली समझोगे तो फाइनेंशियल जो इकोनॉमिक सर्वे है वो बनाती है गवर्नमेंट, ठीक है, और बजट भी गवर्नमेंट बनाती है। तो गवर्नमेंट जो है कभी भी अपने लिए नेगेटिव चीजें दिखाएगी ही नहीं इकोनॉमिक सर्वे में। वो हमेशा इकोनॉमिक सर्वे में अच्छा अच्छा दिखाएंगे कि पिछले साल हमने क्या अच्छा अच्छा किया और अगले साल क्या अच्छा अच्छा करने वाले हैं। लेकिन लॉजिकली अगर हमें एक अच्छा चेक एंड बैलेंस का सिस्टम चाहिए तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे है इसको बनाने के लिए जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है अभी इसको चुनती है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन ये एक्चुअल में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होना चाहिए। ये एक सजेशन है, काफी सारी कमेटीज ने भी इसको रिकमेंड किया है कि जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है इसको अलग रखो, इसको किसी भी मिनिस्ट्री के अंडर में मत रखो, क्योंकि अदरवाइज एक्चुअली क्या हो रहा है इंडियन इकोनॉमी में वो कोई बताएगा ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ही तैयार कर रही है। तो गवर्नमेंट तो अपने बारे में अच्छा अच्छा बताएगी, वो अपने बारे में कुछ गलत चीजें बताएगी नहीं कि हम क्या हमसे गलती हो गई और कहाँ पे कौन से सेक्टर में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। अब यहां पे टर्म आ गई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि ऐसा कुछ होना चाहिए। लेकिन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। अच्छा, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होती तो क्या बेनिफिट होता? तो वो किसी मिनिस्ट्री के अंडर में काम के दबाव में काम नहीं करती, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती, ठीक है। जैसे कैग इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है, किसी के प्रेशर में ये काम नहीं करते, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। कैग करता क्या है, जितने भी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं, रिवेन्यूज होते हैं, उनको ऑडिट करता है कि गवर्नमेंट सही खर्च कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है, रिवेन्यू कहाँ से आ रहा है गवर्नमेंट का। तो जो गवर्नमेंट का बही खाता होता है वो सारा का सारा ऑडिट करने का काम करता है कैग, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये भी किसी के अंडर में नहीं आता, ये भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो सिमिलर वे में अगर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी होता तो वो एक्चुअल में बता पाता कि इंडिया की इकोनॉमी में क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब जो ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, तो इसको चुनता कौन है फिर? तो ऑब्वियस ही बात है, इसको गवर्नमेंट ही चुनती होगी, ठीक है। तो सिलेक्शन जो होता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का वो एक कमेटी के द्वारा किया जाता है और उस कमेटी को अपॉइंट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है इसका कि ये कितने टाइम पीरियड के लिए रहेगा, ठीक है। यूजुअली 3 साल के लिए होता है, लेकिन ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कहीं पे, इसको गवर्नमेंट चाहे कभी भी हटा सकती है और कभी भी रख सकती है, ठीक है। अब फिलहाल जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है वो है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देन व्हेन इज द इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंटेड एंड वेयर इट इज प्रेजेंटेड? कब इसको प्रेजेंट किया जाता है और कहां प्रेजेंट किया जाता है? तो ये इकोनॉमिक सर्वे हमने देख लिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक अफेयर का और इसकी एक डिवीजन है, ठीक है, इकोनॉमिक डिवीजन। तो वो इस इकोनॉमिक सर्वे को बनाती है, ठीक है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की सुपरविजरी में। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री जो होता है वो फाइनल बताता है कि क्या हम लोग पब्लिश करने वाले हैं और क्या नहीं पब्लिश करने वाले हैं। तो आप यहीं से समझ जाओ कि वो देखेगा कि उन्होंने क्या क्या डाला है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, तो जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो पब्लिश कर देंगे, जो अच्छी नहीं है उनको वो रख देंगे। नॉर्मली यही होता है हर एक गवर्नमेंट के अंदर। इट इज प्रेजेंटेड एवरी ईयर इन द पार्लियामेंट, तो हर साल ये पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है, पार्लियामेंट में रखा जाता है, ठीक है। पार्लियामेंट का मतलब है राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, इन 3 से मिलके बनती है पार्लियामेंट। इंडिया में जो पार्लियामेंट है वो 3 से मिलके बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो पार्लियामेंट में रखा जाता है बजट सेशन में, ठीक है। बजट सेशन क्या होता है? जो हमारी पार्लियामेंट है उनका कुछ टाइम फिक्स है, उसको प्रेसिडेंट जो है टाइम टू टाइम हमारे पार्लियामेंट सेशन बुलाता है। तो इन जनरल
इंडिया में 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट के, 3 बार एमपीज मिलते हैं, वहां पे अलग अलग बिल्स पे चर्चा करते हैं। तो पहला जो सेशन होता है वो होता है बजट सेशन, जो स्टार्ट होता है लगभग जैन टू फेब में और ये चलता है लगभग मई तक। तो बजट सेशन हमारे पार्लियामेंट का पहला सेशन होता है। तो और भी सेशन होते हैं क्या हमारे पार्लियामेंट के अंदर? तो पहला सेशन तो हो गया बजट सेशन, दूसरा सेशन होता है मॉनसून सेशन, और ये मॉनसून सेशन लगभग जुलाई अगस्त से स्टार्ट होता है और लगभग सितंबर तक चलता है। ये सेकंड टाइम जब हमारी पार्लियामेंट मिलती है ईयर में तो उसको बोलते हैं मॉनसून सेशन। और एक तीसरा होता है विंटर सेशन। ऐसा कुछ क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? नहीं, ये सेशंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखे हुए कि ऐसे ऐसे 3 सेशन होंगे, नहीं, ये एक ट्रेडिशन बना हुआ है कि 3 ही सेशन होते हैं। पहले बजट सेशन के टाइम पे मिलते हैं, दूसरा फिर उस बीच में एक गैप लेते हैं, वो छुट्टी लेते हैं, फिर मानसून सेशन के लिए मिलेंगे और फिर मिलेंगे विंटर सेशन में। और विंटर सेशन चलता है लगभग दिसंबर और नवंबर में, नवंबर और दिसंबर में। तो ये 3 सेशंस होते हैं हमारी पार्लियामेंट के। और पार्लियामेंट होगी लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो पार्लियामेंट के अंदर यानी लोकसभा और राज्यसभा के अंदर प्रेजेंट किया जाता है इकोनॉमिक सर्वे को, और इसको प्रेजेंट करती हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, जो उस टाइम पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। जैसे अभी फिलहाल हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, ठीक है। तो ये अभी 2022 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको प्रेजेंट करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे बजट से एक दिन पहले प्रेजेंट किया जाता है, ये एक ट्रेडिशन है, ये कहीं पे लिखा नहीं हुआ कि वो एक दिन पहले ही होगा, ये गवर्नमेंट की मर्जी पे डिपेंड करता है। Economic survey is presented normally a day before the presentation of the union budget in the parliament by the फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो जनरली अभी एक ट्रेडिशन है कि 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे आएगा और 1 फेब को बजट आएगा, ठीक है। पहले ये फरवरी एंड में होता था, अभी मोदी गवर्नमेंट इसको और पहले ले आई है। ऐसा क्यों किया उसके पीछे भी रीजन है, जब हम बजट को डिस्कस करेंगे तब इसको वहां पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो ये सारा का सारा हम लोगों ने जो पढ़ा है आज, ये इकोनॉमिक सर्वे के बारे में पढ़ा कि इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है। उससे पहले मैंने स्टार्ट किया था इकोनॉमी से, देन हम इकोनॉमिक्स पे आए, देन इकोनॉमिक्स की ब्रांच पे आए। उससे पहले हमने एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी किया, फिर हमने देखा कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है, कितनी वॉल्यूम्स में आता है, इकोनॉमिक सर्वे को कौन बनाता है, फाइनल मोहर कौन लगाता है इकोनॉमिक सर्वे पे, इकोनॉमिक सर्वे कहाँ पे टैबलेट किया जाता है, कहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है, कौन उसको प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे बजट के बारे में कि बजट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज, बजट क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। उसके बाद एक्चुअल में हमारा इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा और बजट आ जाएगा, तो उसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने की बात की है, पिछले साल क्या क्या हुआ है, वो सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे। अब की बार का इकोनॉमिक सर्वे हम डिटेल में पढ़ाएंगे आपको क्लास के अंदर, ठीक है। तो इस सेशन में अभी इतना ही, ठीक है। अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई सुझाव है, आप कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बता सकते हैं, ठीक है। इस सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।